नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मलिक स्वागत करता हूं आप बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मैं आपके सामने इंग्लिश के कुछ बेसिक फीचर्स लेकर के आया हूं। अगर हम इंग्लिश की बात करें, अंग्रेज़ी की बात करें, इंग्लिश की, देखो वैसे हमें पता ही है कि 90 to 95% एग्जाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है। लेकिन अगर मान लो कुछ परसेंट एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती, अगर मान लो मेरे पेपर में इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब मुझे अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए अगर मैं सरकारी कर्मचारी बनना चाहता हूं। तो अगर कोई भी सरकारी नौकरी लेना चाहता है तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को एटलीस्ट 2 लैंग्वेज की ज्ञान होना चाहिए, 2 लैंग्वेज की कमांड होनी चाहिए, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों आने चाहिए। अगर हम बात करें बेटा, आज इंग्लिश की बात करें, अगर हम इंग्लिश की बात करें, देखो इंग्लिश में अगर हम ग्रामर की बात करें, इंग्लिश में ग्रामर का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है सर? वो होता है सर मेरा सब्जेक्ट, उसके बाद में आते क्या सर? उसके बाद में आती सर मेरी वर्ब, उसके बाद में आता क्या सर? उसके बाद में आता सर मेरा ऑब्जेक्ट। क्या किसी भी सेंटेंस का यही मेरा स्ट्रक्चर होता है? अगर मैं इसको आगे डिफाइन करूं, इसको अगर बेटा मैं आगे डिफाइन करूं कि अगर मैं वर्ब की बात करें कि भी किसी भी जो वर्ब होती है, एक होती है मेरी हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होती है मेरी मेन वर्ब, कि 2 प्रकार की वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। अब मैं पूछूं आपसे कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी या मेन वर्ब कंपलसरी? हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी या मेन वर्ब कंपलसरी? ध्यान रखना, अगर कंपलसरी की बात करें तो मेन वर्ब मेरी कंपलसरी होती है, हेल्पिंग वर्ब तो ऐसी होती है कि वो सेंटेंस में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। यानी कि जो कंपलसरी होती है वो कौन सी होती है? मेरी मेन वर्ब कंपलसरी होती है, हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। और अगर मान लो दोनों वर्ब एक साथ आए तो एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा सदैव जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा पहले आएगी और जो मेन वर्ब होगी वो सदैव बाद में आएगी। अगर सर एक ही वर्ब आए तो ध्यान रखना वो केवल मेन वर्ब होगी। बात समझ आई या नहीं आई? अगर एक ही वर्ब है तो अपने आप में मेन वर्ब होगी, अगर 2 वर्ब हैं तो जो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो बाद में आएगी वो मेन वर्ब होती है। उसी प्रकार से अगर बेटा बात करें सब्जेक्ट की, ध्यान रखना किसी भी जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो होगा मेरे पास नाउन होगा या होगा हमारे पास प्रोनाउन होगा। क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की बेटा या तो मेरा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यानी कि नाउन या प्रोनाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए वर्ड का नाउन या प्रोनाउन होना कंपलसरी है और ऑब्जेक्ट होने के लिए वर्ड का नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस का ना ही सब्जेक्ट हो सकता ना ही ऑब्जेक्ट हो सकता। और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कंपलसरी कौन सी? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अब ये देखो आपके सामने कुछ सेंटेंस है, अगर मैं पूछूं भैया रवि क्या है? यहां पे रवि सर मेरा सब्जेक्ट, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? सर ये है ऑब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट क्या होता है? मैं यहां पे पहचान की बात करूं, अगर बेटा कोई भी मेरा हु का जवाब दे या व्हाट का जवाब दे, हु का जवाब दे, व्हाट का जवाब दे, वर्ब से पहले लिखा है हु का जवाब दे, व्हाट का जवाब दे, सब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद लिखा है हु का जवाब, हुम का जवाब दे और व्हाट का जवाब दे, यानी कि हुम का जवाब मिलना चाहिए और व्हाट का जवाब मिलना चाहिए, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले लिखा हुआ व्हाट का जवाब दे रहा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद लिखा हुआ व्हाट का जवाब दे रहा ऑब्जेक्ट। हु का जवाब दे सब्जेक्ट, हुम का जवाब दे ऑब्जेक्ट। बात समझ आई या नहीं आई? अब यहां पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ है रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, मैं आपसे पूछूं हु इज प्लेइंग क्रिकेट, आपने कहा रवि, हु का जवाब देने वाला सब्जेक्ट। रवि इज प्लेइंग व्हाट, व्हाट का जवाब क्रिकेट, ये हॉकी, अगर ये हॉकी व्हाट का जवाब दे रहा है और व्हाट का जवाब देने वाला वर्ब के बाद लिखा हुआ है, व्हाट का जवाब दे वर्ब के बाद लिखा हो, तो क्या होता है मेरा ऑब्जेक्ट। समझ आया या नहीं आया? अब यहां पे एक वर्ब ये, एक वर्ब ये, कौन, मैं पूछूं ये कौन सी, ये कौन सी? जो वर्ब से पहले, जो पहले आए वो हेल्पिंग वर्ब और जो बाद में आए वो मेन वर्ब। और वैसे भी जो आईएनजी होती है ये सदैव मेन वर्ब में लगती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आगे देखो, हु डिड नॉट अटेंड द क्लास, आपने कहा पूनम, हु का जवाब दे रहा वर्ब से पहले लिखा हुआ है, ये क्या होगा मेरे पास? सब्जेक्ट। प्रेम डिड नॉट अटेंड व्हाट, क्या अटेंड नहीं किया उसने? सर क्लास अटेंड नहीं की, व्हाट का जवाब दे रहा वर्ब के बाद लिखा हुआ है, व्हाट का जवाब दे वर्ब के बाद लिखा हो, क्या होता है मेरा? ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से एक वर्ब ये रही मेरे पास और एक वर्ब ये रही, जो पहले आए हेल्पिंग वर्ब और जो बाद में आए मेन वर्ब। समझ आया? जो पहले आए हेल्पिंग वर्ब, जो बाद में आए मेन वर्ब।
अब यहां पे ध्यान देना, हु रोट ए लेटर, हरीश, हु का जवाब दे रहा है, हु का जवाब देने वाला क्या होता है मेरा सब्जेक्ट, हरीश रोट व्हाट, व्हाट का जवाब दे रहा, व्हाट का जवाब दे वर्ब के बाद लिखा हो, क्या होगा मेरा ऑब्जेक्ट। अब यहां पे एक ही वर्ब है, दूसरी वर्ब तो गायब है, अगर एक ही वर्ब होती है वो कौन सी होती है, वो होती सर मेरी मेन वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, यानी कि इसका मतलब यहां से हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। अब यहां पे हु का जवाब दे रहा है, ये क्या होगा मेरे पास सब्जेक्ट। अब मैं पूछूं ये जो है इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अब देखो इज बेटा यहां पे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले आया है, लेकिन अगर मैं पूछूं अगर ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर इज हेल्पिंग वर्ब है तो बताओ इसकी मेन वर्ब कहां है, इसकी मेन वर्ब कहां है, इसका मतलब मेन वर्ब यहां से गायब है। अगर मेन वर्ब गायब है तो यही मेरे पास क्या होती है, यही मेरी मेन वर्ब यहां पे बन जाती है, यानी कि ये इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब होती है। समझ आया, यानी कि ये प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब होती है। अगर हम बात करें देखो, अगर हम बात करें कि सर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती कौन कौन सी, जैसे आपने देखा होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके बाद में क्या आता है हमारे पास डज, डू, डिड, हैज, हैव, हैड, और फिर कौन कौन सी होती है यहीं पे लिख देते, हैज, हैव और हैड, और मेरी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी बोले तो जैसे आपने देखा होगा शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा, ये सारे की सारी मेरी मॉडल ऑक्सिलरी है। ये सारे की सारी होती है मेरी क्या भाई हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद में जो भी आती है वो क्या आती है मेन वर्ब। अब मैं पूछूं सर इस इन में और इन में क्या डिफरेंस है, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी में और इन हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है। ध्यान रखना बेटा, ये जो होती हैं ये वाली इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की भूमिका निभा सकती हैं। ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है और मेन वर्ब भी बन सकती है। हेल्पिंग वर्ब कब होंगी, अगर इनके बाद में कोई अन्य वर्ब लिखी होगी तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर मेन वर्ब कब होगी, अगर इनके बाद में कोई किसी प्रकार की वर्ब नहीं लिखी हुई तो यही अपने आप में मेन वर्ब होती है। समझ आई। लेकिन अगर मैं बात करूं ये मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है जैसे कि विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभाती हैं, यानी कि ये कभी भी मेन वर्ब की भूमिका नहीं निभाती, ये केवल केवल हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं। अगर ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं तो इसका मतलब ये है कि इन सब के बाद में मुझे कंपल्सरी क्या चाहिएगी, कोई ना कोई मेन वर्ब चाहिएगी। इनके बाद में कोई मेन वर्ब आ भी सकती और नहीं भी आ सकती। इतनी बात बताओ, बात समझ आई या नहीं आई। इन सभी के बाद में कंपल्सरी मुझे मेन वर्ब चाहिए, इन सभी के बाद में मुझे मेन वर्ब चाहिए भी होती है या नहीं भी चाहिए होती। अगर है तो ये हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो यही मेन वर्ब। लेकिन ये इन सभी के बाद में मुझे कंपल्सरी मेन वर्ब चाहिए होती है। क्यों? ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभाते हैं। समझ आया या नहीं आया। अब ये जब हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभाते हैं, अब यहां पे एक बात आती है, क्या सर, अब जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ, वॉज, वर, इज, एम, आर, उसके बाद में क्या लिखा है, डू, डज और डिड, और कोई भी मेरे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी हमने देख लिया, कैन, कुड, शुड, वुड, विल, शैल एटसेट्रा। और फिर कौन सी बच गई मेरे पास, हैज, हैव और हैड। अगर बेटा ये सारे की सारी किसकी भूमिका निभाती, मेरी हेल्पिंग वर्ब की। अभी मैंने क्या बताया, ये और ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों हो सकती हैं। लेकिन अगर ये सारी हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभाती हैं तो इनके बाद में जो मेरा वर्ब का पैटर्न आता है वो क्या आता है। देखो किसी भी वर्ब का जो हमारे पास वर्ब का जो पैटर्न होता है वो क्या आता है सर, वो होता है मेरे पास V1, क्या होता है मेरे पास V2, क्या होता है V3, क्या होता है V4। V4 किससे बनता है, V1 प्लस ING से।
फिर आता है मेरे पास V5, V5 किससे बनता है? V1 प्लस S और ES से। ये हमारे पास वर्ब का पैटर्न होता है। तो बेटा ये हमारे पास वर्ब का पैटर्न होता है V1, V2, V3, V4, V1 प्लस ING को V4 बोलते हैं और V5 V1 और S और ES को V5 बोलते हैं। अब बात आती है कि सर कौन सी हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब का कौन सा पैटर्न आता है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब का कौन सा पैटर्न आता है? ध्यान रखना, इज, एम, आर, वोज, वर अगर एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैं तो ध्यान रखना इनके बाद में जो मेरे पास वर्ब का जो पैटर्न बनता है वो हमेशा V4 या V3 का बनता है। V4 का मतलब V1 प्लस ING वाला। कब है V4 कब बनेगा? अगर मेरा जो सेंटेंस है वो एक्टिवाइज का है। किसका भाई? एक्टिवाइज का। अगर एक्टिवाइज का सेंटेंस है तो V4 यानी कि V1 प्लस ING। अगर मेरा सेंटेंस बेटा किसका है? पैसिवाइज का। अगर मेरा सेंटेंस पैसिवाइज का है तो वर्ब का जो पैटर्न बनेगा, जो पैटर्न वर्ब वाली आएगी वो कौन से आएगी? V3 वाली आएगी। समझ आई या नहीं आई? अगर इज, एम, आर, वोज, वर के बाद में कौन सी वर्ब आएगी? केवल V1 प्लस ING। कब? अगर सेंटेंस मेरा किसका है? एक्टिवाइज का। कौन सी वर्ब आएगी? V3। कब? अगर सेंटेंस मेरा किसका है? पैसिवाइज का। कब बता रहा हूं? ये जब हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में होंगे, ये जब हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में होंगे, क्योंकि जब ये मेन वर्ब की अगर भूमिका में होंगे तो इनके बाद में कोई वर्ब आएगी ही नहीं। ये जो है डू, डज, डिड या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनके बाद में ध्यान रखना सदैव मेरी V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू हो, डज हो, डिड हो, विल हो, कैन हो, कुड हो, शुड हो, वुड हो, कोई भी मेरे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखी हो, उनके बाद में मुझे केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब ये जो फिर जो बच के कौन से? हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, इनके बाद में मुझे हमेशा सदैव V3 आएगी। इनके बाद में सदैव क्या आएगी? V3 आएगी। इसका मतलब है इज, एम, आर, वोज, वर के बाद में तो V3 आएगी या V4 आएगी। इसका मतलब है V1 और V2 और V5 क्या इज, एम, आर, वोज, वर के बाद में कभी आ सकती हैं? आप कहोगे सर नहीं। इज, एम, आर, वोज, वर के बाद में कभी भी V1, V2 और V5 वाला पैटर्न नहीं आएगा। उसी प्रकार से डू, डज, डिड ये कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में केवल कौन सी आती है? V1 आती है। यानी कि इसके बाद में V2, V3, V4 और V5, इनके बाद में इनमें से कोई भी वर्ब कभी नहीं आ सकती। इस चीज का ध्यान रखना है। आगे फिर कौन सा लिखा हुआ है? हैज, हैव, हैड के बाद में क्या आएगा? V3 आएगी। V3 आएगी, इसका मतलब ये है इसके बाद में कौन सी नहीं आएगी? V1 नहीं आएगी सर, V2 नहीं आएगी, V4 नहीं आएगी और V5 नहीं आएगी। इसके बाद में ये वर्ब का पैटर्न कभी नहीं आएगा। यानी कि इज, एम, आर, वोज, वर के बाद में V4 या V3, अगर एक्टिवाइज है V4, पैसिवाइज तो V3। डू, डज, डिड या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में केवल V1, अन्य नहीं। हैज, हैव, हैड के बाद में कौन सी? V3, ये कोई नहीं। फिर बात आती कौन सी बच गई फिर मेरे पास? एक तो V2 बच गई सर और एक कौन सी बच गई? V5 बच गई। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? V4, V3 और V1, यानी कि V2 और V5 कहीं नहीं लिखी हुई। यानी कि इनसे पहले कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। इनसे पहले कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यानी कि V2 और V5 से पहले कभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखाता हूं। CGL 2018 CGL मेंस का, CGL मेंस का 2018 का सीधा डायरेक्ट सवाल है। पर देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन द बिजनेस इज, अब ये बताओ व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली, ये क्या है मेरे पास? V2 है सर। ये बताओ इज, एम, आर, वोज, वर के बाद में V2 आती है या V3 और V4 आती है? आप कहोगे सर V3 या V4 आती है और ये क्या है? V2। यानी कि यहीं पे मेरा क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। आगे उसमें क्या लिखा हुआ है मुझे कुछ भी पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। आगे सेकंड क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे, क्या लिखा? मैनी फर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगेन, ये तो V2 है और V2 तो बगैर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या लिखा हुआ? दे हैड, हैड के बाद में क्या चाहिए? हैड के बाद में आती है सर V3। यहां पे क्या लिखा हुआ है? V1, यानी कि यही क्या हो जाएगा? मेरा एरर हो जाएगा।
3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? सी वॉज सो मच ओवरवेल्म्ड विद हर सन्स डिवोशन एंड अफेक्शन दैट सी डिड। आगे डिड के बाद में क्या आता है? डिड के बाद में आता है V1, यहीं पर क्या लिखा हुआ है? V2, यानी कि यही मेरा क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? अगर हमने ये चीजें समझ ली, यही मेरे देखो सीजीएल मेंस में आते हैं ये सवाल, अगर ये बेसिक चीजें मैं जानता हूं तो सारे बड़े से बड़े क्वेश्चन मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बाकी कोई और दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।